भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। इसको हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां हैं संघवाद की, वो क्या कहती हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग विद्वान हुए भाई, जैसे कि के.सी. वीहर, ये कौन थे भाई, ये विद्वान थे, के.सी. वीहर। इन्होंने इसके बारे में, केंद्रीय संघवाद के बारे में कहा कि इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये जो संघवाद है के शब्दों में कि ये अर्ध संघीय है। इन्होंने क्या कहा, अर्ध संघीय की उपमा दी, अर्ध संघीय। इसे क्या कहा इन्होंने, अर्ध संघीय कहा, किसे, भारतीय संविधान को। और अगर हम बात करें ग्रैनविले एक और विद्वान हुए, इन्होंने इसी प्रवृत्ति के बारे में, ग्रैनविले ऑस्ट्रिन जो थे, उन्होंने कहा कि ग्रैनविले ऑस्ट्रिन ने कहा कि जो ये भारतीय जो संघवाद है, भारतीय संघवाद के अंतर्गत इसे इन्होंने सहयोगी संघवाद कहा। क्या कहा, सहयोगी संघवाद। इन्होंने इसे सहयोगी संघवाद की उपमा दी। और अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है। संघवाद को डॉक्टर भीमराव ने कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया। इसके अंतर्गत देखो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें पहले विद्वान जो थे के.सी. वीहर, उन्होंने इसे अर्ध संघीय कहा। जो भारतीय संघवाद जो है वो कैसा है, अर्ध संघीय है। वहीं ग्रैनविले ऑस्ट्रिन ने इसे सहयोगी संघवाद की उपमा दी कि ये कैसा है भाई, एक प्रकार से इसे सहयोगी संघवाद कहा जा सकता है। अगर हम बात करें भारत का जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा, कठोर संघीय ढांचा मानने से इसे इनकार किया है कि जो भारत का जो संविधान है वह किसी भी प्रकार से कठोर संघवाद की उसमें नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं, परंतु फिर भी यह सत्य माना जाता है कि भारतीय संघवाद जो है विशुद्धताओं के कारण, बहुत सी इसके अंदर विशुद्धता है, फिर भी सैद्धांतिक संघवाद नहीं है, विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है। और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न हुई हमारे देश के अंतर्गत, जब इसे क्या बनाया गया भाई, एकात्मक शक्तियां दी गई, केंद्र को ही सारी शक्तियां दी गई, केंद्र को ही अधिक शक्तिशाली माना गया। और अगर हम बात करें विधायी कार्यकारी और न्यायिक, विधायी कार्यकारी और न्यायिक आपातकालीन सभी क्षेत्रों के अंतिम और निर्णायक भूमिका जो होती है वह किसको दी गई है भाई, वह केंद्र सरकार को दी गई है। इसके अंतर्गत जो भी कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें उसके अंतर्गत आपातकाल उत्पन्न है 352, 356 और 360। इन सभी के अंतर्गत वित्त आयोग इत्यादि संस्थाएं जो भी संस्थागत रूप से कार्य कर रही हैं वह केंद्रीकरण के माध्यम से कार्य कर रही है, केंद्र के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है। इसीलिए इसे एकात्मक संघवाद की प्रवृत्तियों में शामिल किया गया है। इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का जो दूसरा पहलू हम ये भी कह सकते हैं कि
राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और भागीदारी प्रदान की गई है कि इसके अंतर्गत जो राज्य है, राज्य जो कार्य कर रहे हैं, राज्य में अनेक संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, वह उचित कार्य कर रही हैं, अपने अपने महत्व के अनुसार सही कर रही हैं, अपनी भागीदारी प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग, जितनी भी नीति आयोग है, ऐसे बहुत से विषय हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि केंद्र को तो कार्य करने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन राज्यों को भी कई संस्थाओं में राज्यों को भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर हम बात करें पिछले 6 दशकों की, है ना, तो 6 दशकों में हमने व्यवहारिक रूप से ये ज्ञात किया है, ये अनुभव किया है कि भारतीय संघवाद का अगर मूल्यांकन करते हैं हम, तो कई प्रकार की धाराएं बहुत सी धाराएं हमें इसमें दिखाई देती हैं। जहां प्रारंभिक वर्षों में केंद्र और राज्यों में लगभग एक दलीय प्रभुत्व वाली क्या थी भाई, संस्थाओं के कारण विवाद जो था वो उत्पन्न कम ही हुए थे, ज्यादा विवाद उत्पन्न नहीं हुए थे, और केंद्र की प्रवृत्तियां हावी हुई थी कि केंद्र की जो प्रवृत्तियां है, केंद्र का जो कार्य करने का तरीका है, वो क्या हुआ भाई, ज्यादा दिखाई देने लगा। 1967 की अगर हम बात करें तो 1967 के बाद क्या हुआ भाई, बाद से ही केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो थे बढ़ते चले गए। उससे पहले केंद्र और राज्यों में इस प्रकार की कोई विवादास्पद स्थिति नहीं थी। 1967 के बाद इन दोनों के अंतर्गत, केंद्र और राज्य के अंतर्गत विवाद बढ़ते चले गए, और इसी को ध्यान में रखकर धारा 356 के उपयोग को लेकर 1955 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, और इनकी इस प्रकार की विवादास्पद स्थिति को साझा सरकारों ने क्या किया भाई, साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है, और भारत में भी 1960 के पश्चात ऐसा ही हुआ देखा गया। परंतु वर्तमान में अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में केंद्र क्या है भाई, मजबूत होने के साथ साथ और मजबूत होने के बावजूद राज्यों के हितों पर उचित ध्यान देते हुए इसके अंतर्गत आर्थिक, अगर हम बात करें इसके अलग अलग क्षेत्रों की, तो इसके अंतर्गत जो आर्थिक क्षेत्र है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति के अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत इन दोनों को ही क्या दी गई है भाई, स्वायत्तता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, इसको अपनी बात कहने और करने की, इसको स्वतंत्रता की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जिसके कारण अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी लगाया गया भाई, अभी 2015 ये 17-18 के अंतर्गत की बात है, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और फिर जीएसटी की प्रवृत्ति दिखाई दी। तो जैसी बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसके अंतर्गत राज्यों की बहुप्रतीक्षित आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कार्य किया गया है। अगर हम केंद्र की बात करें कि केंद्र द्वारा अत्यधिक दबावों द्वारा 356 का बार क्या किया गया भाई, दुरुपयोग के कारण जो भी राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग जोर पकड़ रही थी, उसको विपक्षी शासित राज्यों द्वारा केंद्र की संघर्ष की राजनीति की बात कही गई है। संपूर्ण आयोग जो था, एक संपूर्ण आयोग का निर्माण किया गया जिसे सहकारी आयोग भी कहा जाता है 1983 में। इसके अंतर्गत इसको ये गठित करना पड़ा 1983 के अंतर्गत सहकारी आयोग से। परंतु वर्तमान में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर विवादास्पद स्थिति सामने देखी जा सकती है, जिसमें जल विवाद को छोड़ दो, जल विवाद को छोड़कर अन्य बहुत सी सामान्य स्थितियां हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करती है भाई, राज्यों के मध्य सामंजस्य और समन्वय का वातावरण बनाना। प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में अन्य स्थितियों को लेकर, अन्य मामलों को लेकर
क्या है भाई, दोनों की स्थितियां कैसी है, सामंजस्य और समन्वय बनाने वाली है। अगर हम जल विवाद को छोड़ दें, इसके अलावा तो वातावरण ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य सामंजस्य पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन सहकारी आयोग ने भी 1985 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि रिपोर्ट में मजबूत केंद्र को तो मजबूत बनाया, परंतु सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया। सरकारी आयोग ने, जो सहकारी आयोग था, उसकी रिपोर्ट आई 1985 के अंदर एक रिपोर्ट आई 1985 में, जिसमें केंद्र की शक्ति को मजबूत बताया और राज्यों को कहा कि इसकी जो सुदृढ़ राज्यों का जो सुझाव है, राज्यों को और ज्यादा दृढ़ता से सुदृढ़ होकर कार्य करना होगा, ऐसा सुझाव देकर इसका राज्यों का चरित्र जो था उसे क्या किया है, चरित्रार्थ होता हुआ प्रतीत बताया है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत संघीय व्यवस्था का जो प्रवृत्तियां हैं संघवाद के अंतर्गत, निम्न बातों पर इस पर ध्यान दिया गया जो कि अभी हमने पढ़ी। अब जो हमारा इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण बिंदु। वापिस से हम लेसन को शॉर्ट के अंदर वापिस से देखते हैं। यह हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि ज्यादा नहीं, 5-6 ही है, उसको एक बार वापिस से रिवाइजेशन देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो शासन की जितनी भी शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होती हैं, उनका बंटवारा कर दिया जाता है, वो क्या कहलाती है, संघवाद की प्रवृत्ति कहलाती है। शासन की जितनी भी शक्तियां हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उसे क्या कर दिया जाता है भाई, बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, जिसके कारण शक्तियों का विभाजन हो जाता है और शक्तियों का विभाजन ही संघवाद की प्रवृत्ति कहलाती है या फिर संघवाद कहलाता है। दूसरा इसके अंतर्गत पॉइंट है कि भारतीय संघ को, जो भारतीय संघ है उसको अर्ध संघात्मक व सहयोगी संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भारतीय संघवाद जो है, भारतीय संघवाद को किस नाम से जाना जाता है भाई, भारतीय जो संघवाद है उसको अर्ध संघात्मक व सहयोगी संघवाद, अर्ध संघात्मक और दूसरा सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद के नाम से जाना जाता है। किसे, भारतीय संघवाद को। क्वेश्चन आ सकता है भाई, भारतीय संघवाद को किस नाम से जानते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आ जाएगा भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक या फिर सहयोगी संघवाद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। जब अभी तो लेटेस्ट इसमें परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हम जो है पुरानी किताबों को ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश 7 और वर्तमान में जो राज्य है वो 32 बताए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। वो कुछ भी मान्य नहीं है, सबसे ज्यादा जो मान्य है वो है भारत का संविधान, उसी को महत्व दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्य होने चाहिए। तो भारत की संविधान को क्या दी गई है भाई, सर्वोच्चता दी गई है, सबसे ऊंचे जो है संविधान को रखा गया। केंद्र और राज्य, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है, केंद्र और राज्य के बीच अगर आपसी किसी संबंध के अध्ययन हेतु किसका निर्माण किया गया भाई, इनके आपसी संबंधों को सुलझाने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सरकारीय, कौन सा, सरकारीय आयोग का निर्माण किया गया है। सरकारीय आयोग, सरकारीय आयोग का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्रों के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु का
कि संविधान का जो अनुच्छेद 356 है, इसके अंतर्गत राज्यों में केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 जो है वो क्या कहता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है, जबकि 352 जो है देश के किसी भी भाग में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। अगर हम बात करें प्रश्न उत्तर की, तो एक बार प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए भाई। प्रश्न उत्तर के अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है MCQ बहुचयनात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे हैं, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो जब एक किताब छपी थी उसी के माध्यम से अगर हम लगाएं तो 33 राज्य। दूसरा प्रश्न है, पहला जो प्रश्न का उत्तर है, उसमें पहले प्रश्न का उत्तर है 29 राज्य। दूसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भाई हमने पढ़ा था संघ सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बनाएगी। तीसरा पॉइंट है, संविधान का कौन सा उपबंध, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था करता है? उसके अंतर्गत जो पॉइंट दिया गया है उसके आधार पर 356 जो है वह आपातकाल की प्रावधानों की बात करता है। 356। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय हैं। कितने विषय हैं? 66 विषय। राज्य सूची में कितने विषय भाई? 66 विषयों की बात कही गई है। दूसरा है इसके अंतर्गत राज्यों, संसद के अंदर, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का कौन सा सदन, प्रतिनिधित्व जो है वो कौन सा सदन करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? तो करता है राज्यसभा। कौन सा सदन करता है? राज्यसभा इसका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर विवाद हो जाए तो उसको निपटाने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? अभी हमने पढ़ा ही था, कौन सी संस्था करती है? केंद्र सरकार। इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है भाई? केंद्र सरकार ही निर्णय लेती है और केंद्र सरकार का निर्णय ही मान्य होता है कि अगर केंद्र और राज्यों के मध्य कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए और उसका जो निर्णय जो लिया गया है वो किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। तो ये हमारा चैप्टर था, प्रश्न उत्तर थे। फिर जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है वो कहते हैं एकल नागरिकता क्या है, अभी हमने पढ़ा था। विधि के शासन को समझाइए, वो भी हमने पढ़ा। और सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध जो है वो किससे है भाई? सरकारी आयोग जो है वह संघ और राज्यों के आपसी विवादों के अध्ययन हेतु बनाई गई एक संस्थान है। इसका गठन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच कुछ भी अगर आपसी जो संबंधों का उसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसकी जानकारी निकाली जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर हमारा जो पार्ट बी है, पार्ट बी की यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाती है। यूनिट 1 यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों की एक एक यूनिट, पार्ट ए की एक यूनिट थी, उसमें 4 चैप्टर थे। पार्ट बी की एक यूनिट थी, इसमें 3 चैप्टर थे। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है इसके अंदर हम यूनिट 2 का लेसन 1 पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो काम किया जा रहा है उसे आप सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और आपका टाइम भी आपको अपना काम करना है, पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप जितने भी बच्चे हैं सब टाइम की पढ़ाई कीजिए, अपना काम कीजिए।
और कोई एक दिन की पढ़ाई से बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं किए जा सकते, उसे तो हमें पूरा साल पढ़कर ही कंप्लीट करने होते हैं। तो इसी के साथ आपको डेली जो भी क्लास में 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट की जो भी क्लास हो रही है उसे ध्यान से देखना है, समझना है। और अगर इसके अंतर्गत कोई ऐसा आपको टॉपिक है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसको आप विस्तृत रूप से जानने के लिए, समझने के लिए विद्यालय में कभी भी 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आ सकते हैं। आपको टीचर यहाँ मिलेंगे और आपका उसके क्षण जो भी आपको कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको 8, सवा 8 बजे से 12:30 बजे के बीच में स्कूल में मिलूंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है, समझना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद्यालय आ सकते हैं और टाइम